नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी इस हिस्ट्री की क्लास में। देखो, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, यानी प्राचीन भारत चल रहा है। उसमें शायद ये सेकंड लास्ट क्लास हो हमारी, इसके बाद एक क्लास और आएगी। और ये मेरे ख्याल से लगभग 10वीं क्लास है, 9वीं या 10वीं क्लास है, जो भी है। ठीक है, तो हमने देखो छोटी छोटी वीडियो में 10-12 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा जो इतिहास पढ़ लिया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो आप इसे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। देखो, गुप्तोत्तर काल में एक राजवंश पढ़ेंगे हम सिर्फ। ठीक है, वो पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई, पुष्यभूति जो वंश था, पुष्यभूति वंश था, आपको पता चल रहा होगा नाम से ही। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने ही की थी। और ये अपनी राजधानी का बनाता है, थानेश्वर बनाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? वो कहाँ थी भाई? थानेश्वर राजधानी थी। ठीक है, देखो, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति द्वारा, राजधानी थानेश्वर थी। इसे प्रसिद्धि किस कारण से मिली थी? पुष्यभूति वंश को किस कारण से प्रसिद्धि मिली थी? क्योंकि इसने क्या है, हुणों से आक्रमण किया था। देखो, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में हुणों का बहुत ही ज्यादा जो दहशत थी हुणों की। ठीक है, तो इसके समय में क्या है, हुणों से बहुत ही अच्छा संघर्ष किया था और विजय प्राप्त की थी, और भारत से बाहर ही धकेल दिया था उल्टा। ठीक है, देखो, इसका जो शक्तिशाली राजा हुआ था वो हुआ था कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली राजा हुआ था। इसके देखो दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। देखो, इसमें देखते हैं, इसने जो प्रभाकर वर्धन ने दो उपाधि धारण की थी, कौन कौन सी? देखो, इसने दो उपाधि धारण की थी। एक की थी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की। एक की थी परम भट्टारक की। परम भट्टारक बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, अच्छा, प्रभाकर वर्धन जो है, इसकी जो माँ थी वो गुप्त सम्राट की पुत्री थी, जिसका क्या नाम था? दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त की क्या थी? पुत्री थी, जो इसकी माँ थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, अभी बताया मैंने, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी जिसका क्या नाम था? राजश्री। इसने क्या काम किया? राजश्री की शादी मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से कर दी। किससे कर दी? मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से कर देता है किसकी शादी? आपकी राजश्री की शादी। लेकिन क्या होता है, जो पुष्यभूति वंश था, इनकी जो दुश्मनी थी पहले से ही, जो पहले से ही दुश्मनी थी, एक तो मालवा के शासक से और एक गौड़ के शासक से। ठीक है, इन दोनों से कड़ी दुश्मनी थी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया? ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक ने, जो कि देवगुप्त था, और गौड़ शासक था शशांक। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद, प्रभाकर वर्धन के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका बड़ा भाई, ये इसमें बड़ा बेटा बैठता है राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन मालवा अभियान से लौट रहा था। राज्यवर्धन इसका ग्रहवर्मन का बदला लेते हुए मालवा अभियान से लौट रहा था। ठीक है, तो रास्ते में ही जो शशांक इसे पकड़ लेता है और इसकी हत्या कर देता है। किसकी? राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन की हत्या कर देता है कौन? शशांक, यानी कौन? गौड़ शासक शशांक। अच्छा, अब हत्या कर देता है तो राजकाज का पूरा काम है वो हर्षवर्धन के कंधों पर आ जाता है। ठीक है, देखो, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। इसने क्या काम किया? अधिकार किया किस पर? कन्नौज पर अधिकार किया। किस पर? कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार किसने किया था? शशांक ने कर लिया था। ठीक है, जो ग्रहवर्मन को मारकर शशांक ने कर लिया था। क्या काम किया? कन्नौज पर जो कब्जा किया, और वहां का शासक बनाया अपने ही संरक्षण में राजश्री को। राजश्री को वहां की गद्दी पर बैठाया। देखो, 620 ईस्वी में ये एक युद्ध हारता है, और अपने जीवन काल में केवल एकमात्र इसी युद्ध को ये हारता है। कौन से युद्ध को? ये दक्षिण के अभियान पर गया हुआ था, और इसका सामना हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय से, जो कि चालुक्य वंश का था। ये भी बहुत महाराजा था चालुक्य वंश, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से एकमात्र अपने जीवन में युद्ध हारा था 620 ईस्वी में, दक्षिण अभियान के समय में। कहां पर हारा था? नर्मदा नदी से। क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध कहां हारा था? नर्मदा नदी पर हारा था। इसका जो अंतिम युद्ध था वो था भाई 643 ईस्वी में, जो कि गंजाम का युद्ध था। जो गंजाम में लड़ा था इसने, किसने? हर्षवर्धन ने। आगे देखो, इसकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, इसने एक उपाधि धारण की थी शिलादित्य की। इसकी उपाधि
शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। इसकी जो पुस्तक है, जो जीवनी है इसकी लिखता बाणभट्ट हर्षचरित्र में। किसमें? हर्षचरित्र में बाणभट्ट के द्वारा लिखी जाती। देखो इसके समय में दो चीनी यात्री भारत आए, एक था हैंसांग तो एक था इत्सिंग। ठीक है, हैंसांग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो हैंसांग को उपाधियां मिली थी कुछ, एक तो यात्रियों का राजकुमार। देखो यहाँ पर यात्रियों का राजकुमार है हैंसांग। वहां पर कल मैंने पढ़ाया था कि नाटकों का राजकुमार कौन था? कालिदास था। ठीक है, नीति का पंडित कहा गया इसे, और वर्तमान शाक्य मुनि से कहा गया था। ठीक है, देखो इसकी रचना है सीयू की इसकी रचना है। ठीक है, जो हेनसांग था उसने अध्ययन किया था कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। और जब हेनसांग से जब हर्षवर्धन मिलने के बाद इसके विचारों से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, पहले कौन से धर्म का अनुयायी था? जो हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, देखो हर्ष के द्वारा संस्कृत भाषा में जो 3 रचना की गई, एक था प्रियदर्शिका, एक रत्नावली और नागानंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष के द्वारा कौन कौन सी रचना की गई संस्कृत भाषा में? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, देखो हर्षवर्धन एक धार्मिक सभा आयोजित कराता था प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में। उस सभा को क्या कहा गया है? मोक्ष परिषद कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में कहां पर जो सभाएं आयोजित कराता था? कहां पर? प्रयाग में। और उसे क्या कहा गया भैया? मोक्ष परिषद कहा गया है। देखो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में जो मथुरा था वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर्ष के समय में मथुरा है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, हमारी लगभग एक वीडियो आएगी, मुश्किल से आई 2 आएंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा जो प्राचीन भारत है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में घुस जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 8 से 10 वीडियो में ही पूरा हम मध्यकालीन भारत को कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको अंदाजा बताया था 24 से 25 वीडियो में पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, ऐसी छोटी छोटी वीडियो में। ठीक है, और आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है ये चीजें। ठीक है भाई, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है image399 उस पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है image3 उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।